हरि ओम सर्वेभ्यो नमो नमः नमस्काराः। आप सभी का आपके इस YouTube चैनल कर्मकांड प्रयोग में स्वागत है। हम लोग इस चैनल के माध्यम से कर्मकांड का अध्ययन कर रहे हैं और शीघ्र ही हम लोग त्रिकाल संध्या वंदन की विधि क्या होनी चाहिए, अग्निहोत्र आदि की विधि क्या होनी चाहिए और तर्पण आदि की विधि, इन सभी विषयों की कक्षाएं शीघ्र ही प्रारंभ करने वाले हैं। और अभी जो वर्तमान में हम लोग की कक्षाएं चल रही हैं, ग्रह शांति, ये वायुनंदन मिश्र प्रणीत ग्रह शांति है, इस पुस्तक का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने गणेश पूजन का अध्ययन कर लिया है। गणेश पूजन के अध्ययन में हम लोगों की 25 वीडियो निर्माण हुई, जिसमें दो दो मंत्र, क्योंकि वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए दो दो मंत्रों को ही उसमें रिकॉर्ड किया गया है। एक मंत्र को 2 से 3 बार वाचन किया गया है और आप लोग को उपलब्ध कराया गया है। और मैंने आप लोग से कहा था कि आप लोग गणेश पूजा अवश्य तैयार करें। हम लोग कलश पूजा पढ़ने जा रहे हैं। अब गणेश पूजा तो हमारा पूर्ण हो चुका है, आज से कलश पूजा प्रारंभ करेंगे। कलश पूजा में आपको कुछ मंत्र नए मिलेंगे, 8-10 मंत्र जो नए मिलेंगे, बाकी सारे पूजन के मंत्र जो हैं वह गणेश पूजन के ही आप प्रयोग करेंगे। इसलिए अभी भी यदि आपने गणेश पूजन नहीं तैयार किया है तो इसी चैनल में जाइए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी गणेश पूजन की, उसमें जाएंगे तो आपको सब वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। आप सभी को देखिए और याद करने का प्रयास करिए। यदि आप बनारस में रहते हैं तो आप यहाँ आकर की कक्षाएं कर सकते हैं। वाराणसी में ही कक्षाएं चलती हैं, 80 पे हम लोग की 80 घाट देख रहे होंगे, तो वहाँ पे आप आकर के इन कक्षाओं का लाभ ले सकते हैं। और यदि कोई समस्या हो तो स्क्रीन में नंबर दिख रहा है, उसके माध्यम से भी आप संपर्क कर सकते हैं। यदि ऑनलाइन में आप अध्ययन कर रहे हैं तो आपको स्वयं से मेहनत करना होगा, इसलिए गणेश पूजन पूरा आप लोग एक बार अवश्य तैयार करें। जितने भी मंत्र पढ़ाए गए हैं उनको पहले देख करके पढ़ने का अभ्यास करें, फिर याद करने का प्रयास करें धीरे धीरे। तो आइए आज से हम लोग कलश स्थापन की विधि को देखेंगे, क्योंकि नवरात्र भी आने वाला है, इस दृष्टि से हमने सोचा कि इस वीडियो को बना दिया जाए। तो कलश स्थापन में हम लोग पहले तो आज के इस वीडियो में ये जानेंगे कि कलश का क्या लक्षण होना चाहिए, कलश कितना बड़ा होना चाहिए, सप्तधान्य किसे कहते हैं और उसके क्या प्रकार हैं, सप्तमृतिका किसे कहते हैं, पंचपल्लव किसे कहते हैं, सर्वौषधि क्या होता है, पंचरत्न, इन सभी पे हम लोग थोड़ा सा जानेंगे आज। क्योंकि हम लोग ने यह जब अध्ययन प्रारंभ किया था तो कुछ भी विषय छोड़ने का संकल्प, हम लोग ने कहा था अक्षर से अध्ययन करेंगे, इसलिए बीच में आ गया, तो इसको भी अध्ययन करते हैं। और इसके बाद जो दूसरा वीडियो होगा उसमें हम लोग कलश स्थापन पूरा एक वीडियो में पूरा देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस विषय को। तो आपके सामने स्क्रीन में देखिए दिख रहा है कलश का लक्षण क्या होना चाहिए, कलश कितना बड़ा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो कहते हैं स्वर्णम वा राजतम वापि ताम्रम मृणमय जंतु वा अकालम वृणं चैव सर्वलक्षण संयुतम पंचसांगुल वैपुल्य मुत्सेधे षोडशांगुलम द्वादशांगुलकम मूलम मुखमष्टांगुलम तथा। तो जो हमारा कलश हो किस तरह का होना चाहिए, उसका माने किस तरह के कलश का प्रयोग हमें करना है। तो कह रहे हैं कलश चाहे स्वर्ण का हो, चाहे रजत माने चांदी का हो, या तांबे का हो या मिट्टी का हो, स्वर्णम वा राजतम वापि ताम्रम मृणमय जंतु वा। जो पहली पंक्ति है इसमें क्या कह रहे हैं, कलश कोई भी हो, सोने का, चांदी का, तांबे का, चाहे मिट्टी का। फिर अकालम व्रणं चैव सर्वलक्षण संयुतम, अर्थात वह खंडित ना हो, खंडित माने कहीं से छिद्र उसमें न हो, कहीं से चिटका न हो, और सर्वलक्षण संयुतम, सभी प्रकार के लक्षणों से युक्त होना चाहिए। एक तो खंडित ना हो, अकालम व्रणं चैव, और सर्वलक्षण संयुतम, सभी प्रकार के लक्षणों से युक्त हो। सभी प्रकार के लक्षण आगे बता रहे हैं। तो पंचसांगुल वैपुल्य, पंचसांगुल वैपुल्य अर्थात 15 अंगुल उसकी चौड़ाई होनी चाहिए। देखिए आपके सामने स्क्रीन में कलश दिख रहा है, तो उसकी चौड़ाई जो ग और घ लिखा हुआ है, तो 15 अंगुल की उसकी क्या होनी चाहिए, चौड़ाई होनी चाहिए। पंचसांगुल वैपुल्य। और मुत्सेधे षोडशांगुलम, और 16 अंगुल जो है उसकी ऊंचाई होनी चाहिए। ऊपर ज और झ वाला जो दिख रहा है आपको, तो वह 16 अंगुल की क्या होनी चाहिए, उसकी ऊंचाई। आगे कह रहे हैं द्वादशांगुलकम मूलम, मूल अर्थात निचला भाग उसका जो है 12 अंगुल अर्थात 12 अंगुल का निचला भाग होना चाहिए। और मुखम अष्टांगुलम तथा, और उसका जो मुख है अर्थात ऊपरी भाग है वह 8 अंगुल का होना चाहिए। तो ये कलश का लक्षण है, समझ में आ रहा होगा आपको। तो इतना बड़ा कलश होना चाहिए।
ये नहीं छोटा सा एक कलश रख दिए, तो उतना छोटा भी कलश नहीं होना चाहिए और बहुत बड़ा भी नहीं होना। इसी लक्षणों से युक्त तो वह कलश होना चाहिए। तो उसकी जो चौड़ाई हो 15 अंगुल, ऊंचाई 16 अंगुल, उसका मुख ऊपरी भाग 8 अंगुल और निचला 12 अंगुल का होना चाहिए। ये कलश का लक्षण बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, सप्तधान्य किसे कहते हैं और सप्तधान्य का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। तो जब कलश को हम लोग स्थापित करते हैं, कलश रखते हैं, तो कलश के नीचे सप्तधान्य रखा जाता है। सप्तधान्य में 7 अनाज होते हैं जिनको हम कलश के नीचे रखते हैं। तो आइए देखते हैं। यव गोधूम धान्यानि तिलाः कंगुस्तथैव च श्यामकाश्चणकाश्चैव सप्तधान्यानि संविदुः। क्या कह रहे हैं? यव गोधूम धान्यानि तिलाः कंगुस्तथैव च श्यामकाश्चणकाश्चैव सप्तधान्यानि संविदुः। एक और श्लोक है, अथवा यवधान्य तिला कंगु मुद्गचड़कश्यामकाः एतानि सप्तधान्यानि सर्वकार्येषु योजयेत्। तो ये जो सप्तधान्य है क्या क्या? जौ, धान, तिल, कंगनी, मूंग, चना और शावा। ठीक है, यव धान्य तिला कंगु मुद्ग चड़क श्यामका। तो ये 7 धान्य जो हैं इनको पूजन के समय कलश के नीचे रखा जाता है। जब हम कलश स्थापित करते हैं तो कलश के नीचे में इनको रखते हैं, उसके ऊपर कलश को रखा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। सप्तमृत्तिका। तो सप्तमृत्तिका जो है इसमें प्रकारांतर है। कुछ लोग उस मृत्तिका को थोड़ा सा कलश के नीचे और बाकी कलश के अंदर डाल देते हैं साथ में, जैसे थोड़ा सा कलश के नीचे रख देंगे, बाकी कलश के अंदर। तो क्या है सप्तमृत्तिका का मंत्र? मंत्र तो आगे पढ़ेंगे। किसे कहते हैं सप्तमृत्तिका? तो कहते हैं अश्वत्थानात् गजस्थानात् वल्मीकात् संगमाध्रदात् राजद्वाराच्च गोष्ठाच्च मृदमानीय निक्षिपेत्। तो कैसे कहते हैं? तो घुड़साल जहाँ घोड़ा बत्ता है, घोड़े के पैर के नीचे की जो मिट्टी, उसको एक हाथी के पैर के नीचे जहाँ हाथी आदि बत्ते हैं, हाथी साल, बाबी की और नदियों के संगम की मिट्टी, तालाब की, राजा के दरवाजे की, राजा के दरबार की मिट्टी और गौशाला की मिट्टी, इनको सप्तमृत्तिका कहते हैं। ये हमको मार्केट में, दुकानों में उपलब्ध हो जाती है। जब हम पूजन सामग्री वाली दुकान में जाते हैं तो वहाँ वो सारी एक साथ एकत्र रहती है, उसी को सप्तमृत्तिका कहते हैं। सप्तमृत्तिका हम लोग कलश के नीचे थोड़ा सा, बाकी कलश के अंदर, इस भाव से डालते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर आगे अगला विषय है सर्वौषधि। सर्वौषधि क्या है? तो आगे कह रहे हैं मुरा मांसि वचा कुष्ठम शैलेयम रजनिद्वयम सठे चंपक मुस्ता च सर्वौषधिगणः स्मृतः। कर मुरा मांसि वचा कुष्ठम शैलेयम रजनिद्वयम सठे चंपक मुस्ता च सर्वौषधिगणः स्मृतः। इसको भी हम लोग कलश के अंदर डालते हैं। इसका मंत्र भी आगे लाइन से आपको मिलेंगे। किसे कहते हैं? तो मुरा, जटामासी, वच, कुष्ठ, शिलाजीत, हल्दी और दारू हल्दी, सटे, चंपक और मुस्ता, ये जो है सर्वौषधियाँ हैं। इन सभी को एकत्र एक हमको पैकेट में प्राप्त हो जाती है, इनको कलश के अंदर डाला जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर पंच पल्लव किसे कहते हैं? तो न्यग्रोधोदुम्बरो स्वस्थः च्यूतप्लक्षस्तथैव च। तो कह रहे हैं बरगद, गूलर, पीपल, आम, पाकड़, इन 5 पेड़ों की पत्तियां पंच पल्लव कहलाती हैं। बरगद की, गूलर की, पीपल की, आम की और पाकड़ की। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर पंचरत्न किसे कहते हैं? पंचरत्न के 2 प्रकार हैं। आइए बता रहे हैं। कनकम कुलिशम मुक्ता पद्मरागम च नीलकम एतानि पंचरत्नानि सर्वकार्येषु योजयेत्। आगे प्रकारांतर भी है। वज्र मौक्तिक वैडूर्य प्रवालम चंद्र नीलकम अलाभे सर्वरत्नानां हेमं सर्वत्र योजयेत्। हेमम अर्थात स्वर्णम। हेम कहते हैं स्वर्ण को, स्वर्ण का पर्याय नाम है हेम। तो कह रहे हैं वज्र मौक्तिक वैडूर्य प्रवालम चंद्र नीलकम अलाभे, इन सब की प्राप्ति न होने पर, अलाभे सर्वरत्नानम, तो हेमम सर्वत्र योजय, तो वहाँ पे स्वर्ण से ही आप कार्य कर सकते हैं। सोना, हीरा, मोती, पद्मराग, नीला, इनको पंचरत्न कहा गया है।
तो ये पंचरत्न आपको समझ में आ गया। इतना विषय आप तैयार करें। हम लोग कल की कक्षा में कलश स्थापन के जो वैदिक मंत्र हैं उनको और कलश प्रार्थना आदि सभी विषयों को हम लोग वहाँ पे देखेंगे। यहाँ तक का विषय आपको समझ में आ रहा होगा, इसको पूरा तैयार करें। कोई भी प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, स्क्रीन में नंबर दिख रहा है, आप संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप बनारस में रहते हैं या बनारस आकर के कर्मकांड आदि का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप निसंकोच एक बार संपर्क करें। और गुरुकुल में एडमिशन की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो चुकी है, जिसमें बटुकों का एडमिशन प्रारंभ हो रहा है। तो उसमें यदि किसी बालक को आप कर्मकांड, ज्योतिष, वेद आदि का अध्ययन विधिवत कराना चाहते हैं तो एक बार आप उसके लिए भी संपर्क अवश्य करें। अस्तु, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, स्वयं भी अध्ययन करें और कम से कम 10 से 15 लोगों तक इसको शेयर करने का प्रयास करें, जिससे वो लोग भी इसका लाभ लें। नमस्कार, धन्यवाद।